नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुतकर। आप देख रहे हैं मार्केट्स पर हमारी खास पेशकश, कल की तैयारी। आइए बता दें क्या खास लेकर आए हैं आज शो में हम आपके लिए। बाजार पर एक बार फिर से गिरावट हावी होते हुए दिखाई दी। ऊपरी स्तरों से करीब 200 पॉइंट तक निफ्टी फिसला है। क्या इसकी वजह रही और आगे क्या होगा, फोकस करेंगे शो में आगे। आपका नमकीन और स्नैक्स का पैकेट धीरे धीरे छोटा हो रहा है। एफएमसीजी कंपनियों का ये नया पैतरा क्या है, समझेंगे हमारी सहयोगी से। और साथ ही कल कौन से शेयरों पर फोकस करना चाहिए आपको, कल के लिए ट्रेडिंग आइडियाज शो में होंगे आगे। शुरुआत बाजार से करते हैं, जहां पर शुरुआती तेजी आज टिक नहीं पाई। आखिर में निफ्टी करीब 69 अंकों से ज्यादा की गिरावट के साथ 17,250 के नीचे फिसल गया। सेंसेक्स में हमने 300 अंक तो बैंक निफ्टी में 200 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखी। बाजार में ओवरऑल कैसा कारोबार रहा, बताने के लिए मेरी सहयोगी मानसी दवे हमारे साथ जुड़ रही हैं। मानसी, बताइए। देखिए, बाजार में हमने देखा दिन भर वॉलेटाइल ट्रेड जरूर देखने को मिले। एक बार बाजार ने अपने आप को संभालने की कोशिश भी की, लेकिन उसके बाद उतार चढ़ाव के बीच ही ट्रेड्स नजर आए। अगर गेनर्स की बात करें, आज दिन भर अच्छी तेजी के बीच कामकाज हमने देखा। हिंडाल्को, डॉक्टर रेड्डीज जैसे स्टॉक्स में देखने को मिला। अच्छी बढ़त पर ये स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। डिविज लैब, टाटा स्टील, यूपीएल जैसे काउंटर्स भी अच्छी तेजी के साथ ही ट्रेड्स कर रहे थे। अगर निफ्टी के लूजिंग कैंडिडेट्स की मैं बात करूं, यहाँ पर एक लिस्ट आपके सामने आ जाएगी जहां बिकवाली का दबाव हावी होता हुआ दिखा। एचडीएफसी, भारतीय एयरटेल, कोटक बैंक, सिप्ला, ये तमाम काउंटर्स में हमने देखा करीब 1.5 से लेकर 3-4% तक की बिकवाली का दबाव देखने को मिला। इसी सूची में ब्रिटानिया का स्टॉक भी शामिल था, जहां पर लाल निशान के साथ ट्रेड्स हमने देखे। न्यूज बेस्ड इंपैक्ट आज होटल स्पेस फोकस में रहे। यहां पर आपने देखा इंडियन होटल्स का क्यूआईपी खुलता हुआ दिखा, जो खबर आती हुई हमने देखी, और इसी के चलते हमने देखा इंडियन होटल्स में अच्छी तेजी के बीच कामकाज और इसके पीछे पीछे होटल स्टॉक्स में आज अच्छे एक्शन के साथ ट्रेड्स दिखे। याद रखिए, हर रोज जब भी एक इवेंट या स्पेसिफिक एक्शन आते हैं हम आप तक पहुंचाते हैं, और होटल स्पेस में हमने लगातार आपको बताया अनलॉक थीम के जरिए यहां पर अच्छे मोमेंटम बिल्टअप होते हुए दिखेंगे, जो कि होता हुआ भी हमने देखा है। मिड कैप के गेनिंग मोमेंटम वाले स्टॉक्स अगर देखें, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स, हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट कुणाल ने एल&टी फाइनेंस होल्डिंग पर अपनी राय भी दी थी, और एल&टी फाइनेंस होल्डिंग में अच्छी तेजी के बीच मिड कैप में सबसे ज्यादा तेजी पर कामकाज देखने को मिला। अदानी पावर, सिटी यूनियन बैंक जैसे स्टॉक्स भी इसी सूची में शामिल रहे, जहां पर मिड कैप स्पेस में अच्छी बढ़त देखने को मिल रही थी, और इसी में कमिंस इंडिया का काउंटर भी तेजी के साथ ही ट्रेड करता हुआ दिखा। इस बीच हम अगर देखें गेनिंग सेक्टर्स की बात करें, आज का दिन फार्मा स्पेस के नाम ही रहा। हर सेक्टर, हर पॉकेट में जहां कमजोरी देखने को मिल रही थी, फार्मा सेक्टर जो है अच्छी तेजी के बीच कामकाज कर रहे थे, और सरप्राइजिंगली फार्मा स्पेस से जुड़े तमाम स्टॉक्स में अच्छी बढ़त पर कामकाज देखने को मिल रहा था। निफ्टी फार्मा इंडेक्स करीब आधे % की तेजी पर ही क्लोज होता हुआ दिखा। इसके ठीक पीछे मेटल स्पेस में भी तेजी हमने देखी, और एनर्जी। तो ये 3 सेक्टर्स थे जो कि बाजार में तेजी का काम कर रहे थे। लेकिन लूजिंग कैंडिडेट्स कौन से रहे? ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, निजी बैंक क्षेत्र, यहाँ पर बिकवाली का दबाव देखने को मिला। तो क्लियरली पूरा दिन वॉलेटाइल रहा। बाजार में हमने कमजोरी हावी होती हुई भी दिखी। ऑफकोर्स हमारे पास कई सारे ट्रिगर्स थे जिसके चलते बाजार में एक वॉलेटाइल दिन के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली। बिल्कुल, ऊपरी स्तरों से बाजार पर हमने बिकवाली हावी होते हुए देखी, लेकिन कई एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि बाजार अभी भी काफ़ी अच्छे बुल रन में है। बाजार के दिग्गज रमेश दमानी का मानना है कि बाजार का बुल रन अभी भी जारी है। अगले 6 महीने में बाजार नई ऊंचाई छू सकता है। ईटी नाउ स्वदेश से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने निवेशकों को न्यू एज कंपनियों के अलावा पीएसयू बैंक और कमोडिटी कंपनियों में निवेश से जुड़ने की सलाह दी है। Should you look at the fintech companies? Should you look at the e-commerce companies that are going there? I think you should. I mean, just even example of a stock that I don't really own, but Zomato. It's a great business. They're expanding the market place in India. They do an extraordinary delivery service. It's just the valuation I can't stomach. I mean, the valuation that came out with, even though it popped on IPO, I could not store it. But so these businesses, the Nikas, the Zomatos, I think you should keep your eyes and ears open on their valuation. And at some point, the valuations will come to where the levels is attractive. I think these businesses are here to stay. I would not treat them all with the same brush. Some of them, make no sense to me, so I would avoid them.
बिल्कुल, तो यहाँ पर रमेश दमानी जी मानते हुए कि बाज़ार में यहाँ से तेज़ी अभी भी जारी रहेगी और जो न्यू एज कंपनियाँ हैं वो मौके दे रही हैं आपको। चलिए हमारे एक्सपर्ट्स को भी शामिल करते हैं चर्चा में। अविनाश गोरक्षकर और विनय रजानी हमारे साथ शो में शामिल हो रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। विनय, जिस तरह का क्रैक हमने देखा बाज़ार में ऊपरी स्तरों से, शुरू में ऐसा लग रहा था जब ट्रेडिंग चल रही थी आज कि बाज़ार शायद ऊपरी लेवल पर मेंटेन कर पाएगा खुद को, लेकिन फिर कमज़ोरी देखने को मिली। कैसे रीड किया आपने मार्केट को और कैसे अप्रोच करेंगे कल अब? जी, तो निफ्टी में हमने मोर देन 200 पॉइंट्स की गिरावट देखी आज के हाई से, और बैंक निफ्टी की बात करें तो करीबन 750 पॉइंट से भी बड़ी गिरावट हमने आते हुए देखी। इसके चलते ये रीजन यही रहा होगा कि जो क्रूड की प्राइसेस हैं, जब हम कल बाजार हमारा क्लोज हुआ था तब करीबन $114 पे ब्रेंट क्रूड चल रहा था और अभी 119 के लेवल पे आ चुका है। तो कोई भी एक बाजार में एक प्रॉफिट बुकिंग का माहौल था। हालांकि अभी टेक्निकल्स इंटैक्ट ही हैं। आज की प्रॉफिट बुकिंग की वजह से ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं ट्रेंड चेंज हुआ, पर डेफिनेटली एक करेक्शन का रीजन था। आज कोई मेरे हिसाब से अभी भी निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने 5 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो उस हिसाब से पोजिशनल सेटअप अभी भी इंटैक्ट है। लेकिन जिस तरह से क्रूड बढ़ रहा है, तो मैं देख रहा हूं कि जिस तरह बैंक निफ्टी इज अंडर परफॉर्मिंग, तो ऑटो और बैंक निफ्टी विल अंडर परफॉर्म इन द कमिंग सेशंस, और मेटल सेक्टर कैन आउट परफॉर्म, और ऑयल एंड गैस सेक्टर, एनर्जी सेक्टर कैन आउट परफॉर्म। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बाजार एक कंसोलिडेशन मूड में आ सकता है आने वाले दिनों में, और जहां पे हम सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक बुलिश और बेरिश मूव्स आते हुए दिखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू मी आने वाले दिनों में ऑटो और बैंकिंग अंडर प्रेशर रहेगा, और मेटल सेक्टर, एनर्जी सेक्टर आने वाले दिनों में अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। तो एक अपॉर्चुनिटीज दोनों तरफ से मिल रही है, तो उसका अभी फायदा उठाएं। इंडेक्स में इतनी बड़ी मूवमेंट नहीं लग रही है। 17,000 से 17,100 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर द निफ्टी, और जगह पे रेजिस्टेंस की बात करें तो 17,500 पे आता है। तो आने वाले 2-3 दिन के लिए मेरे हिसाब से 17,000 से 17,500 की रेंज को खेलना चाहिए, और स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप अप्रोच करोगे तो आपको ज्यादा रिटर्न्स मिलने के चांसेस रहेंगे एज कंपेयर टू दी बेंचमार्क इंडेक्सेस। करेक्ट, तो 17,000 से 17,500 की रेंज ऐसी दिखाई दे रही है जिसको प्ले कर सकते हैं ट्रेडर्स, और उसके बाद स्टॉक स्पेसिफिक तो रहने की बहुत ज़रूरत है ही। स्टॉक स्पेसिफिक ही बात करते हैं यहाँ पर, जहाँ हम देख रहे हैं कि बढ़ते इनपुट कॉस्ट से निपटने के लिए एफएमसीजी कंपनियों ने नई रणनीति के साथ काम करना शुरू कर दिया है। कुछ प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाने के साथ कई प्रोडक्ट्स के पैकेज साइज को भी छोटा किया जा रहा है। इस एक्सक्लूसिव खबर की डिटेल्स के साथ मेरी सहयोगी कृतिका अरोड़ा जुड़ गई है हमारे साथ। कृतिका, बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास? एफएमसीजी कंपनीज पिछले कुछ महीनों में काफ़ी ज़्यादा इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन को झेल रही हैं, और अब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये इनपुट कॉस्ट और भी ज़्यादा ऊपर चली गई है। तो कुछ कंपनीज इस इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए अपने ग्रामेजेस यानी कि प्रोडक्ट का साइज़ को रिड्यूस कर रही है, लेकिन एमआरपी को सेम रख रही हैं। तो डीलर्स के मुताबिक पिछले कुछ हफ्तों में कंपनीज ने अराउंड 10% रिडक्शन लिया है इन ग्रामेजेस को कम करने के लिए, लेकिन अपना एमआरपी सेम रखा है। जैसे कि पार्ले जी बिस्किट 5 रुपीज़ का पैक पहले 60 ग्राम्स में आता था, वही पैक अब 5 रुपीज़ में 55 ग्राम्स का आता है। इसी तरह से हल्दीराम भुजिया जो 10 रुपीज़ का पैक जो पहले 50 ग्राम्स की आती थी वो 42 ग्राम्स में आती है। ब्रिटानिया मिल्क रस्क 10 रुपीज़ का पैक जो पहले 72 ग्राम्स में आता था वो अब 63 ग्राम्स में आता है। तो जहाँ कुछ कंपनीज हैं जो अपने ग्रामेजेस को कम कर रही हैं लेकिन एमआरपी को सेम रख रही हैं, वहाँ कुछ और कंपनीज ऐसी हैं जैसे कि एचयूएल और नेस्ले जो अपने प्राइसेस लगातार बढ़ाए जा रही हैं, और पिछले कुछ महीनों में उन्होंने 25 से 30% का प्राइस हाइक ले चुकी हैं। बिल्कुल, तो दाम बढ़ाना ही काफ़ी नहीं है, अब पैकेट के साइज़ भी छोटे किए जा रहे हैं। जैसा हम बता रहे हैं आपको, छोटा साइज़ करने की कोशिश लगातार कंपनियां कर रही हैं। हमने आज प्रताप स्टैक से भी बात की, कुछ ऐसा ही कदम वो कंपनी भी उठाने जा रही है। कंपनी के एमडी और सीईओ अमित कुमत ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि महंगाई के कारण कीमतों में बढ़ोतरी वो कर सकते हैं, साथ ही वज़न में कटौती भी वो कर रहे हैं। इम्पैक्ट इतना ज्यादा है कि सब कुछ थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा, सिर्फ एक चीज करने से कुछ भी नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हमने जो पैकेजिंग के जो साइज थे वो सभी लोग कम कर रहे हैं, वो भी हम कुछ कम करने की कोशिश कर रहे हैं। काफी वैरायटी में हमने ऑलरेडी कर दी है। सेकेंडरी हम प्राइस हाइक ले रहे हैं। तो प्राइस हाइक 2 तरीके से होता है, या तो आप प्राइस बढ़ा दें या बेसिकली पैकेट के अंदर वजन कम कर दें। तो अभी जो 5 रुपए एमआरपी है उसको 6 रुपए एक्सप्लोर करने के लिए जरूर भी बातचीत कुछ कर रहे हैं, ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसमें कुछ करा नहीं है, पर वजन कम करना हमने जरूर चालू कर दिया है। तो इफेक्टिव हमारा जो प्राइस रियलाइजेशन है वो बढ़ गया है। थर्ड, हमारा जो चैनल मार्जिन था उसके अंदर हमने काफी कटौती कर दी है, जो कि शायद 1 अप्रैल से पूरी इंप्लीमेंट हो जाएगी। फोर्थ, हमारा जो प्राइस टू रिटेलर था, जो रिटेलर को जिस भाव में माल देते थे उसमें हमने थोड़ा प्राइस हाइक लिया है। तो चारों पांचों चीजें करके प्लस हम थोड़ा कुछ कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं,
प्लांट हेड पे कैसे, प्लांट पे ओवरहेड कैसे कम कर पाए, कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाए। तो इन पांचों चीजों मिला के कितना उसमें से मार्जिन निकाल पाए जिससे हम ये बेसिकली कॉस्ट को ऑफसेट कर पाए, उसके ऊपर पूरा काम चल रहा है। बिल्कुल, तो महंगाई की वजह से काफ़ी परेशान एफएमसीजी कंपनियां। अब अविनाश, आपको शामिल करेंगे चर्चा में। एफएमसीजी जाहिर तौर पर पिछले कुछ समय से फोकस में है और जैसा कि अब कंपनियां खुलेआम जो है उनको एडमिट करना पड़ रहा है कि जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, या तो प्राइसेस बढ़ेंगे, जो कि धीरे धीरे हो भी रहा है। एचयूएल, नेस्ले जैसी कंपनियों ने प्राइस बढ़ाए हैं, प्रताप स्नैक्स से आज हमने बात की, उन्होंने भी प्राइस बढ़ाए हैं, और या फिर वो साइज़ कम कर रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि आपकी जो रीडिंग है, आप क्या कहती है, कितने समय तक और एफएमसीजी कंपनियों को ये परेशानी झेलनी होगी और उसका इंपैक्ट शेयर मार्केट पे, इनके स्टॉक्स पर कैसे देखते हैं आप? सौमित्र, मुझे लग रहा है कि देखिए एफएमसीजी सेक्टर में जो तरीके का रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज आया है, जैसे कि गेहूं का भाव करीबन 50% बढ़ा है। कई कंपनियां जैसे बजाज कंज्यूमर है जो क्रूड डेरिवेटिव्स से अपना रॉ मटेरियल यूज करती है, तो कहीं ना कहीं जो रॉ मटेरियल कॉस्ट बहुत तेजी से बढ़ गए हैं और इसका प्रभाव कंपनीज पे डेफिनेटली आ रहा है, और इसी के लिए शायद उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। प्राइस इंक्रीज थोड़ी सी मार्जिनली बढ़ा रहे हैं, इनपुट कॉस्ट जैसे आपने कहा कि पैकेजिंग के यूनिट साइजेस कम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से जो चौथी तिमाही आएगी वो काफी खराब होगी, क्योंकि मार्जिन प्रेशर जरूर होगा। पूरी तरह से प्राइस इंक्रीज से पूरी तरह से कॉस्ट का रिकवरी अभी भी हुआ नहीं है। तो मेरे ख्याल से एफएमसीजी सेक्टर में वॉल्यूम ग्रोथ अगर 3-4% या उससे नीचे भी आता है, बड़े दिग्गज प्लेयर्स जैसे ब्रिटानिया है, हिंदुस्तान लीवर है, तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली इसमें मार्केट्स को थोड़ी चिंता रहेगी, क्योंकि जब तक ये रशिया यूक्रेन का मामला सुलझता नहीं है तब तक जो रॉ मटेरियल कॉस्ट इन्फ्लेशन है वो काफी अरसे तक कंटिन्यू होगा। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है ये ऐसे सेक्टर या स्टॉक्स पे होल्ड करे, बट फ्रेश निवेश ना करे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में आपको शायद थोड़े से और नेगेटिव सरप्राइजेस इन कंपनीज के अर्निंग्स में Q4 में देखने को मिलेंगे। ओके, विनय, अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि स्पेस में फिलहाल जो गिरावट पिछले कुछ समय में देखी है, क्या कोई ऐसा स्टॉक है एफएमसीजी स्पेस में जो आपकी नज़र में आया हो जहां शायद फ्रेश पोजीशन ली जा सके, या आप फिलहाल इस सेक्टर से दूर रहना चाहेंगे? मैं दूर रहना चाहूंगा, क्योंकि चार्ट्स तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं कर रहे हैं। बीच में मैरिको जैसी कंपनी ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था, बट समहाउ वो सस्टेन नहीं हो पाया, तो रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा था मैरिको। लेकिन अभी कहीं ना कहीं ऐसा पूरी स्पेस में एक प्रेशर दिख रहा है और ट्रेंड के अगेंस्ट में जाना नहीं चाहिए। ब्रिटानिया जैसी बड़ी कंपनी का भी ट्रेंड नेगेटिव जा रहा है, हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी इतनी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, और जिस तरह से क्रूड बढ़ रहा है तो एशियन पेंट, बर्जर पेंट जैसी भी जो कंपनीज है जो एफएमसीजी का ही पार्ट मान सकते हैं। तो डेफिनेटली आई डोंट सी एनी स्ट्रेंथ राइट नाउ। तो ऐसे सेक्टर्स अभी अंडर प्रेशर रहेंगे और ऊपर के लेवल पे सप्लाई भी आ जाएगा। तो बेटर है कि या तो आप एक्यूमुलेट करके इन्वेस्टमेंट का सोचें। ट्रेडर्स को इस स्पेस में से अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए दूर रहना चाहिए। फिलहाल एफएमसीजी स्पेस से दूर ही रहना चाहिए। यहाँ पर जिस तरह के प्रेशर दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लगता नहीं कि स्टॉक्स शॉर्ट टर्म में कोई अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। एक और स्पेस जो फोकस में रहा आज वो था सीमेंट का, जहां हमने जो स्टॉक्स को है वो एक दायरे में कारोबार होते हुए देखा, लेकिन फोकस में एसीसी थी। आज कंपनी ने अपनी सालाना रिपोर्ट पेश की है, उसमें क्या कहा गया है इसकी एक रिपोर्ट कंपाइल करके मेरी सहयोगी मानसी दवे फिर से जुड़ रही है मेरे साथ। मानसी, बताइए क्या निकला इस रिपोर्ट में? बिल्कुल, तो सीमेंट दिग्गज एसीसी की एनुअल रिपोर्ट आती हुई दिखी और इन्होंने अपने पिछले पूरे प्रदर्शन को तो हमारे सामने रखा भी, और उसमें मांग और बिक्री को लेकर काफ़ी ज़्यादा अच्छी तेज़ी देखने को मिली, प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा। लेकिन साथ ही ग्रोथ फोरकास्ट की भी अगर बात करें, आगे चलकर अपने कारोबार विस्तार को लेकर क्या कुछ करने वाली कंपनी, वो भी हमारे सामने रखा। एक एक कर सब कुछ आपको बता देती हूँ। सालाना रिपोर्ट में 2022 में सीमेंट इंडस्ट्री में मांग जो है 7% से ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद यहाँ पर जताई गई है। सालाना आधार पर हम देखें तो सीमेंट की मांग में बढ़ोतरी आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगी। मजबूत नेटवर्क के चलते 79% सीमेंट बिक्री जो है रिटेल कैटेगरी से होती हुई देखने को मिली है। आपको बता दें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम जो है काफी हद तक काम कर रही है। इनके आरएमएक्स सेगमेंट में जो अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला, जो कि परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, एकाएक यहाँ पर परफॉर्मेंस आती हुई दिखी। इसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम जो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर काफी हद तक फोकस कर रही है और कई सारे नए कदम भी उठा रही है ताकि नए प्रोडक्ट्स डेवलप की जाएं। एनुअल रिपोर्ट की 5 बड़ी बातें अब आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। एक, क्लिंकर क्षमता जो है, क्यों क्लिंकर यूटिलाइजेशन 2.7 मिलियन टन पर एनम और सीमेंट क्षमता जो है 4.8 मिलियन टन पर एनम बढ़ाने का यहाँ पर कंपनी जो है फोकस और लक्ष्य रख के चल रही है। सालाना आधार पर हम यहाँ पर देख रहे हैं इनकी क्षमता जो है वो बढ़ाने की बात की जा रही है। मध्य और पूर्वी भारत में
डिमांड जो है आने वाले दिनों में भी और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखेगी। तो डिमांड के फ्रंट पर भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आउटलुक यहाँ नज़र आ रहे हैं। ज़्यादा आय और मुनाफे के लिए इनके जो MSA एग्रीमेंट है, MSA अरेंजमेंट है उस अंबुजा सीमेंट के साथ, उस पर भी फोकस बढ़ेगा और आगे उसे भी ले जाने की कोशिश यहाँ पर होती हुई दिखेगी। और साथ ही वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम की अगर बात करें, कंपनी काफ़ी हद तक एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने की कोशिश कर रही है और इस कोशिश में कामयाबी भी मिल रही है। और वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम की क्षमता जो है 1 साल में 46 मेगावाट होगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि सीमेंट कंपनी की दिग्गज कंपनी ACC ने अपने एनुअल रिपोर्ट में हमारे सामने रखी है। और मांग को लेकर और बिक्री को लेकर पिछला प्रदर्शन भी अच्छा रहा है। आने वाले दिनों में भी मांग और बिक्री दोनों ही बढ़ने के अनुमान और लक्ष्य कंपनी बनाकर चल रही हैं। शुक्रिया मानसी। अविनाश, ACC तो काफ़ी बुलिश दिखाई दे रही है, उनको लग रहा है कि डिमांड यहाँ से आने वाले समय में बढ़ेगी, लेकिन दूसरी तरफ जो बड़े बिल्डर्स हैं, चाहे वो नॉर्थ इंडिया के हों या देश के कुछ और हिस्से में, वो लोग अपना कंस्ट्रक्शन वर्क रोक रहे हैं ये कहकर कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो अब मेरा सवाल ये है कि इसका कितना इम्पैक्ट आप ACC के स्टॉक पे आते हुए देखते हैं? सौमित्र, मुझे लग रहा है कि चौथी तिमाही जनवरी टू मार्च का जो क्वार्टर रहेगा वो सीमेंट कंपनीज के लिए काफी चैलेंजिंग रहेगा। पहली बात तो इनपुट कॉस्ट काफी सिग्निफिकेंटली बढ़े हैं। कोल के प्राइसेस 50-55% बढ़े हैं, पेटकोक प्राइसेस 15-20% बढ़े हैं। तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली कॉस्ट प्रेशर्स काफी चैलेंज प्रेजेंट करेंगे, नॉट ओनली ACC बट सारे सीमेंट कंपनीज के लिए। और ये हमने Q3 में देखा था। मेरे ख्याल से अगर नजरिया कम से कम साल भर का है तो हमको लग रहा है कि ऑब्वियसली फर्स्ट या सेकंड क्वार्टर ऑब्वियसली जब FY23 का खत्म होगा उसके बाद आपको अच्छा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से नंबर्स आने दीजिए, थोड़ी सी कमजोरी अगर स्टॉक में आती है तो खरीदने के मौके बनेंगे। डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म में जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट किया है और जो GDP ग्रोथ नंबर हम अगले साल देख रहे हैं उसमें सीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन प्ले करेगा और ACC विल बेनिफिट। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। बाय ऑन डिक्लाइंस की स्ट्रेटेजी इन्वेस्टर्स को यूज करनी चाहिए। डिक्लाइंस की स्ट्रैटेजी और मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए ACC पर फोकस किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म में ज़्यादा कुछ अपॉर्चुनिटी दिखाई नहीं देती यहाँ। विनय, एक स्पेस जिस पर बात मैं आज करना चाहूँगा आपसे वो था फार्मा, क्योंकि इस बाजार में जब हमने गिरावट आते हुए देखी तो फार्मा जिसको डिफेंसिव भी माना जाता है टिपिकली, वहाँ पर एक सपोर्ट आता हुआ दिखा। डॉक्टर रेड्डीज हुआ, DV's लैब हुआ, इन सब में हमने 2 से 2.5% तक की तेज़ी आते हुए देखी। कहीं कोई ऐसी सिचुएशन बन रही है चार्ट्स पर आपके हिसाब से, कोई ऐसा स्टॉक जो यहाँ से अब आगे और तेजी दिखाने में सक्षम हो? डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज अच्छी दिख रही हैं और काफी डाइवर्जेंस भी है। काफी सारे फार्मा स्टॉक्स अभी 52 वीक लो से रिकवर भी हुए हैं। जैसे अल्केम लेबोरेटरी की बात करें तो बहुत शानदार रिकवरी आई और कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो पहले से ही आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि जिसका पोजिशनल ट्रेंड अप है उसी के साथ रहना चाहिए। अगर आप ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, तो मुझे मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे भी काफी स्ट्रेंथ दिख रही है। वैसा स्टॉक है सिप्ला में हमने पिछले दिनों अच्छा खासा करेक्शन आते हुए देखा है। करीबन 1083 का टॉप बना था और अभी 1014 के लेवल पे आ गया है। तो करीबन 7 से 8% का करेक्शन आपको देखने मिला है द स्टॉक्स लाइक सिप्ला। बट ओवरऑल मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट्स काफी कन्विंसिंग है। आई थिंक दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। इस फॉल को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे गिनना चाहिए। तो डेफिनेटली माय व्यू ऑन सिप्ला इज बुलिश। और सेकंड स्टॉक जो अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिखा रहा है वो है सन फार्मा। तो ये 2 पर्टिकुलर स्टॉक को आप एक्यूमुलेट करेंगे या ट्रेडिंग के लिए लॉन्ग करेंगे तो आपको ट्रेडिंग में एज वेल एज पोजिशनल स्विंग्स में भी अब अच्छे खासे पैसे बनने के चांस रहेंगे। तो यस, ये 2 पर्टिकुलर स्टॉक इस पर्टिकुलर फार्मा स्पेस में से मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं और अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि इस लेवल से भी लॉन्ग करेंगे तो अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको मिल सकता है। सिप्ला, ये है टॉप पिक्स फार्मा स्पेस से, जहां हमने देखा कि थोड़ी सी बुलिशनेस आज दिखाई दी थी बाजार में, तेजी देखने को मिली थी। एक और स्पेस जहां तेजी देखने को मिली थी वो थी होटल स्पेस। इंडियन होटल्स में हमने देखा 5% तक की शानदार तेजी देखने को मिली और दिन के आखिर में ये स्टॉक 3.5% की तेजी के साथ जाकर बंद हुआ। कंपनी का 2000 करोड़ रुपए का QIP खुला है। क्या है डिटेल्स और मेरे सहयोगी सौमित सरकार जुड़ गए मेरे साथ। सौमित, बताइए। तो इंडियन होटल्स का QIP आज खुला है और अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा अपमूव देखने को मिला है हमें। शेयर में करीब 5% के गेंस अब तक इंडियन होटल्स में देखने को मिले हैं। तो 2000 करोड़ रुपए का ये QIP है। उसमें जो फ्लोर प्राइस सेट किया है कंपनी ने वो 203.48 रुपीज़ का है। अभी इसमें जो इंडिकेटिव प्राइस रेंज है जिसमें इशू किया जा सकता है ये शेयर्स वो करीब 200 to 204 रुपीज़ का हो सकता है और कंपनी करीब 9 to 10 करोड़ शेयर्स इशू करने का प्लान कर रही है इस QIP में, जिसकी वजह से जो डाइल्यूशन होगा वो करीब 7.5% का होगा कंपनी के हिसाब से। जो फंड रेज होगा वो कंपनी अपना डेट कम करने के लिए यूज़ कर सकती है क्योंकि कंपनी का विजन है ज़ीरो
नेट डेट कंपनी बनने का, उसी के साथ ये जो फंड प्रोसीड्स है वो एक्सपेंशन और कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। अब कंपनी की बोर्ड मार्च 25 को मीट करेगी और तभी वो फाइनलाइज करेंगे कि QIP का प्राइसिंग क्या होगा और किसे शेयर्स अलॉट किए जाएंगे। अब याद रखिएगा, अक्टूबर में कंपनी ने करीब 4000 करोड़ रुपीज़ का फंड रेज का परमिशन लिया था, जिसमें से 2000 करोड़ रुपीज़ उन्होंने राइट्स इशू के हिसाब से रेज किया था, जो 150 रुपीज़ पे हुआ था नवंबर 2021 में। और उस वजह से कंपनी का जो डेट है वो भी काफ़ी कम हो गया था, करीब 1900 करोड़ रुपीज़ पे आ गया था ये डेट दिसंबर एंडेड क्वार्टर में। और अगर आप स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में देखेंगे तो ये डेट करीब 3100 करोड़ रुपीज़ का था। इंडियन होटल वन ऑफ द लार्जेस्ट होटल चेन कंपनी है इस इंडिया में। उनके करीब 210 होटल है 97 डेस्टिनेशंस में एंड पैन इंडिया कवरेज है इंडियन होटल्स का। शुक्रिया सौमित उस अपडेट के लिए। तो इंडियन होटल्स यहाँ पर QIP के जरिए पैसे जुटाने की तैयारी में है और स्टॉक्स में भी हमने तेजी देखी, पूरे सेक्टर में अच्छा मूव आते हुए देखने को मिला था। चलिए कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको कौन से शेयरों पर बेट करना चाहिए, वक्त हो गया है जानने का कौन से हैं आज के VIP शेयर्स। अविनाश, आपसे शुरुआत करेंगे। बताइए, अगर कल किसी को कोई पोजीशन लेनी है तो कौन से एरियाज पर, कौन से स्टॉक्स पर बेट करेंगे आप? सौमित्र, मेरे पास 2 इन्वेस्टमेंट आइडियाज है। पहला तो ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में भारत फौज रहेगा। मुझे लग रहा है कि भारत फौज का जो स्ट्रक्चर है पोजिशनली बहुत ही वेल पोजिशनड है। Q4 के नंबर्स हमको लग रहा है बहुत ही अच्छे आएंगे, क्योंकि ओवरऑल जो क्लास 8 ट्रक्स का जो बिजनेस है प्लस कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस इंडिया में वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और इसका बेनिफिट भारत फौज को जरूर मिलेगा। प्लस करीबन 40% भारत फौज का रेवेन्यू इंडस्ट्रियल सेगमेंट से आता है, जहां पे रिन्यूएबल पावर और ग्रीन एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे भी काफी अच्छी ऑर्डर बुक भारत फौज के पास है। प्लस हमको लग रहा है कि इस साल करीबन 25-26 रुपए का अर्निंग और उसके बाद 32 रुपीज की अर्निंग्स FY23 में आने की अपेक्षा है। तो करीबन अगर साल भर का नजरिया है तो हमको लग रहा है कि 850-860 का टारगेट प्राइस यहाँ पे पॉसिबल है। और दूसरा एक टेक्सटाइल स्टॉक जो काफी छोटा नीश प्लेयर है, उसका नाम CRM सिल्क मिल्स है। इनफैक्ट सौमित्र, ये कंपनी करीबन 25-30 साल पुरानी है और रवि पोद्दार ग्रुप की कंपनी है। ये बेसिकली काफी वेल ब्रांडेड टेक्सटाइल स्पेस में काम करती है और बहुत ही शानदार नंबर्स उन्होंने पहले 9 महीने में इस साल प्रेजेंट किए। हमको लग रहा है कि पिछले साल करीबन 4 करोड़ का प्रॉफिट था, क्योंकि कोविड के कारण प्रॉफिट्स इफेक्ट हो गए थे। लेकिन इस साल कंपनी करीबन 170-180 करोड़ की प्रॉफिट करेगी, करीबन 40 रुपए की अर्निंग्स की अपेक्षा है। और आने वाले साल में भी हमको लग रहा है कि FY23 में करीबन 18-20% की अर्निंग्स ग्रोथ होगी। वैल्यूएशन बहुत ही सस्ते हैं, करीबन 10 टाइम का मल्टीपल है, जो हमको लग रहा है कि यहाँ से करीबन 12-13 तक वो रीरेट हो सकता है। तो यहाँ पे करीबन हमको लग रहा है कि एक 600 रुपए का टारगेट लेके यहाँ पे भी पोजीशंस बनानी चाहिए। ओके, CRM सिल्क एक इंटरेस्टिंग आइडिया आपके लिए, वहाँ फोकस कर सकते हैं। साथ ही भारत फोर्ज, ये 2 आइडियाज जिनमें आप थोड़ी लंबी अवधि का नजरिया रखें तो मुनाफा हो सकता है। विनय, आपकी बारी, कौन से स्टॉक्स रिकमेंड करेंगे हमारे दर्शकों को आज आप? जी, मेरी तरफ से 2 ट्रेडिंग कॉल रहेंगे जिसका नजरिया 2 से 4 सेशन का होगा। पहला है मेटल सेक्टर में से पहले भी मैंने मेरा व्यू शेयर किया है कि मेरा व्यू टेक्निकली मेटल्स पे काफी बुलिश है। तो उनमें से ही एक स्टॉक है जिसने 3 वीक के कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट आते हुए देखा है, वो है टाटा स्टील। टाटा स्टील पिछले 3 वीक से 1310 के लेवल के ऊपर क्लोज आने में काफी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा था। आज के सेशन में हमने ये स्टॉक में मोर देन 2% का राइज देखा है और 1310 का रेजिस्टेंस क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस होते हुए देखा है। और ओवरऑल मेटल सेक्टर काफी अच्छा जा रहा है, कमोडिटीज में भी मेटल्स बढ़ रहे हैं, तो वो भी एक सपोर्ट मिल रहा है। तो ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए टाटा स्टील को लॉन्ग करने की सलाह दूंगा। 1329 का क्लोज था, उसके आसपास आप लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ट्रेडिंग के लिए 1300 रुपए का रखिए और अपसाइड में यू कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 1385। सेकंड पिक है मेरी IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। ये भी स्टॉक काफी रेजिलिएंट मूव दिखा चुका है ऑलरेडी, अपने लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज ही इस स्टॉक ने अपने 50 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस सरपास किया है विद अ गुड वॉल्यूम। तो एक बहुत ही अच्छा स्टॉक, एक स्ट्रॉन्ग सेटअप ऑन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट्स, और आज के दिन में हमने शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट आते हुए देखा है। तो IEX आप 229 के आसपास लॉन्ग कर सकते हैं, जो आज का क्लोज था। 224 रुपए का आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाइए और अपसाइड में यू कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 240। तो ये 2 मेरी ट्रेडिंग पिक्स हैं जो 2 से 4 सेशन के लिए लॉन्ग की जा सकती है। बढ़िया, 2 से 4 सेशन के लिए यहाँ पर ट्रेडिंग पिक्स IEX पर फोकस कर सकते हैं और साथ ही मेटल स्पेस में टाटा स्टील। बहुत बहुत शुक्रिया विनय और अविनाश, समय निकालकर आज शो में शामिल होने के लिए। कल की तैयारी में फिलहाल इतना ही, पूरी टीम को दीजिए इजाजत। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद आ रहा है कंज्यूमर स्किंग।